मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। आज की हमारी क्लास में हम लोग करने वाले हैं बोरिक एसिड, बोरिक्स, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरेन्स, हायर बोरेन्स। ठीक है, उसके उनकी डीकैपिंग करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और STYS कोड करेंगे। ये आज हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट आने वाली क्लास में बोराजीन करेंगे। तो ये हमारी बोरोन फैमिली खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मुझे एक करेक्शन कराना था। उसमें जो मैंने आइसोमर्स लिखे थे ना, ऑर्थो, मेटा, पैरा, जो पैरा वाला था वो मैंने 1 नहीं लिखवाया था, वो 112 है। ठीक है ना, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक, आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास विद बोरिक एसिड। ठीक है, देखो बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। ओके, इसी का दूसरा नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप बोरोन को बीच में लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे O लगाओगे, दिस इज H, फिर आपने यहाँ पे O लगा दिया, दिस इज H, यहाँ पे O लगा दिया एंड दिस इज H। अगर मुझे इसका पॉइंट ग्रुप निकालना है तो हम पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं? देखो हमारा को पता है ओवरऑल एंगल होता है 360 डिग्री। हमें ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने एंगल पे हम इसे घुमाए कि हमें एक जैसा मॉलिक्यूल मिल जाए। तो हम 360, इनके बीच में एंगल कितना होता है 120 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। आपने इसको काटा, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 12 3 मतलब 3 डिग्री पे अगर हम इसे घुमाएंगे, ठीक है, तो हमारे को ये एक जैसा मॉलिक्यूल मिलेगा, जिससे हमारे को मिल जाएगी C3 एक्सिस। ठीक है, अब हमें पता है कोई वर्टिकल प्लेन नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा डाला तो H को H रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। H यहाँ पे, अगर ये H ऐसा होता तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है ना, तो इसमें सिग्मा भी तो है ही नहीं है, सिर्फ एक इसमें प्लेन है, दैट इज मॉलिक्यूलर प्लेन, जो कि इसको पूरे को बीच से काटता हुआ जाएगा, जिसके वजह से वो मॉलिक्यूलर प्लेन क्या है, सिग्मा H, क्योंकि एक्सिस ये है और प्लेन ऐसे डाल रहे हो, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होता है सिग्मा H, और अगर पैरेलल होता है तो वो क्या होता है सिग्मा V। ये आप लोग ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, जिसकी वजह से इसका पॉइंट ग्रुप होता है C3H। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इट्स पॉइंट ग्रुप इज 3C3H, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आते ही आते हैं पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंस ऑफ ग्रुप थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये ब्रोंसेट एसिड की तरह भी काम करता है, लुइस एसिड की भी तरह काम करता है। एसिड बेस आपने मेरा अगर देखा होगा तो पता होगा क्या होता है। ब्रोंसेट एसिड क्या होता है, जो H पॉजिटिव देते हैं वो ब्रोंसेट एसिड होते हैं, जो H पॉजिटिव लेते हैं वो ब्रोंसेट बेस होते हैं। लुइस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज लुइस एसिड, जो लो इलेक्ट्रॉन देते हैं दैट इज लुइस बेस। तो ये ब्रोंसेट एसिड और लुइस एसिड दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज बोरिक एसिड, ये है ना मेरा बोरिक एसिड, ये मैंने बोरिक एसिड बना दिया, इसमें हमने -H पॉजिटिव मतलब कोई बेस डाला था, -H पॉजिटिव हुआ, ये मेरे को स्ट्रक्चर 6 इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि इसने H पॉजिटिव दिया तो ये ब्रोंसेट एसिड की तरह काम कर रहा है। अब आते हैं, मान लो मैंने एक बेस डाला OH नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह भी काम करता है, लुइस एसिड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक बेस है, मान लो फॉर एग्जांपल NaOH है। ठीक है, इसने अपना OH नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डालेगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पूरा हो गया, काफी स्टेबल है। ठीक है, तो ये किसकी तरीके से इसने काम किया, लुइस एसिड की तरह काम किया, ये हमारा क्या है, लुइस बेस है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये जबकि स्टेबल है फिर भी ये रिवर्सिबल है। पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो ध्यान से सुनना, देखो होता क्या है, ये अगर हम ध्यान से देखें, हमें पता है OH है, OH है, OH है, ये मेरी p ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग की क्लास का है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इसको इसके साथ बॉन्ड बना के सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ द वेकेंट p ऑर्बिटल दोनों की 2p इन्वॉल्व है, ये भी 2p है और ये भी 2p है। और मैंने अगर मेरी बैक बॉन्डिंग आपने देखी होगी, उसकी फोरमोस्ट कंडीशन ये होती है कि 2p होना बहुत जरूरी है, 2p की 3p के साथ 2p की 4p के साथ नहीं होती है बैक बॉन्डिंग। तो ये इसके साथ क्या करता है, बैक बॉन्डिंग करता है। अगर ये इस ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है तो इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है।
जिसके वजह से इनका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.33, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ना, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड होता तो 1 हो जाता, बट बिकॉज डबल बॉन्ड भी है 2 भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है दैट इज 1.33। यहाँ पे बिकॉज अब कोई वेकेंट पी ऑर्बिटल है नहीं, तो इन OH के साथ कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग, ऑल सिंगल बॉन्ड। क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं है? बिकॉज बी के पास कोई भी वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। और हमें पता है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट बॉन्ड ऑर्डर तो इसका ज्यादा है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। दिस इज द फोरमोस्ट, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको रीजंस में आ सकता है ये कि भाई अगर ये बोरिक एसिड था, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, फिर भी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। पहला ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जब इसकी टाइट्रेशन होती, क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड की बेस के साथ टाइट्रेशन होती है, फिनोल्फिन डालेंगे, वी गेट अ कलर, जैसे थोड़ा सा पिंक कलर मिलेगा, हमें पता चल जाएगा इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। बट जब बोरिक एसिड की हम NaOH के साथ टाइट्रेशन कराते हैं फिनोल्फिन डाल के, हमें कोई भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं मिलता। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल एज रिवर्सिबल रिएक्शन, नो एंड पॉइंट, मतलब हमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ध्यान से सुनो, बिल्कुल यही चीज है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखना वही चीज है। क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये NaOH डाला, ये बोरिक एसिड था, वो इसमें कन्वर्ट हो गया, बट दिस इज मोर स्टेबल, ये इसमें रिवर्सिबल हो गया। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कब पॉसिबल होती है? जब मैं ऊपर से NaOH डाल रही हूँ, पूरी तरीके से उसको रिप्लेस कर रहा है और अपनी पोजीशन उसमें बना रहा है, बेस बनता जा रहा है नीचे, है ना, न्यूट्रलाइज होकर NaCl बनता चला जा रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जैसे डाल रहे हो ये बन रहा है और ये अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, तो ये वापस इसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें वापस एसिड मिलता जा रहा है, एसिड मिलता जा रहा है, रिवर्सिबल होती जा रही है रिएक्शन। इस वजह से इनकी भाई टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन होता है। मतलब क्या बताओगे? बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो टाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। भाई पर क्वेश्चन तो ये है कि मुझे तो टाइट्रेशन कराना है, भाई किसी भी तरीके से टाइट्रेशन कराना है, तो इसमें डाला जाता है सिस डायोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम जब टाइट्रेशन इसकी करते हैं ना, जैसे आपने की भी होगी 11th-12th में, कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइट्रेशंस होती है, सिर्फ इंडिकेटर से नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा भी एजेंट्स डालते हैं। इसी तरीके से जब इनकी टाइट्रेशन हो रही होती है तो हम इसमें डालते हैं सिस डायोल, दिस इज सिस डायोल। ठीक है, जब हम इसमें डालते हैं तो ये सिस डायोल इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे बना हुआ है देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये OH है, ये OH है, यहाँ पे ये OH है, ठीक है, ये यहाँ पे सिस डायोल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। अब ये वाटर निकल जाता है, O ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इधर भी ये निकल गया, इधर बॉन्ड बना लिया। इस तरीके का वी गेट अ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, एंड वी नो इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेरी वेल कि जितना ज्यादा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो ये चीज स्टेबल हो जाती है ज्यादा चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। तो देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ये तो रिवर्सिबल थी, ये वापस जा रहा था, पर जैसे मैंने सिस डायोल डाला, अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई, पूरी तरीके से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी जो भी थोड़ी सी एसिडिटी थी वो मैंने बढ़ा दी, क्योंकि जब मैं एसिडिटी बढ़ा दूंगी तभी तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा ना, वीक हो रहा था तभी तो ये इसमें चला जा रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स हैं कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं आता है, कोई एंड पॉइंट नहीं आता है, जिसकी वजह से हम इसमें डालते हैं सिस डायोल। सिस डायोल के डालने से वी गेट अ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो रिएक्शन रिवर्सिबल में नहीं जाती। सेकेंड, इसके डालने से जो हमारा दैट इज BOHO4 इज रिमूव फ्रॉम सोल्यूशन मेकिंग कन्वर्जन ऑफ H3BO3 टू ये, मतलब कि हम सिस डायोल डालेंगे, ये पूरी तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और जो बोरिक एसिड है उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है बाय डूइंग दिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, इसके स्ट्रक्चर से। देखो स्ट्रक्चर ज्ञात करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरा बोरिक एसिड है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो दिस इज योर बोरिक एसिड कंप्लीट।
जो मैंने ऊपर सा स्ट्रक्चर बनाया है ये एक बोरिक एसिड की यूनिट है। देखो BOH 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 मैंने ऐसा ही बनाया ना, ऐसे ऐसे BOH की अब ये एक यूनिट है, दिस वन इज अनदर यूनिट ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, ऑब्वियस है ना, एक बोरिक एसिड है, एक बोरिक एसिड थोड़ा होगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बोरिक एसिड के, तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और उसी के अंदर एक पार्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज अ वेरी वीक बॉन्डिंग। तो होता क्या है, तो जोनेटेड है, बट बिकॉज ऑफ द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर वेरी स्लिपरी इन नेचर, एंड बिकॉज ऑफ देयर स्लिपरी नेचर दे आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग आइस एंड एज फॉर यूजिंग टैंक। ठीक है, उसके अंदर हम बोरिक एसिड को यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एसिड यूज होता है फॉर क्लीनिंग ऑफ आइस एंड फॉर मेकिंग टैंक, तो क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। और व्हाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम, दे आर वेरी स्लिपरी इन नेचर। ये हमारे, मैंने ये क्या शो कर रखी है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो के दूसरे एटम के हाइड्रोजन, जैसे ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन दूसरे के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में क्लियर करने हैं। वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कहां से करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से, जो कि मैंने बहुत ब्रीफ में करवाई हुई है। फर्स्ट क्लास है शायद इसकी, जिसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं बॉन्डिंग के बारे में। बाकी अगर आप देखोगे ओवरऑल, बिकॉज क्या कहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बॉन्डिंग है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या इसका जो स्ट्रक्चर है प्लेनर, 3D नहीं है, इन अ प्लेन है, ऑल एटम्स आर इन प्लेन। तो दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ अ बोरिक एसिड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बोरिक एसिड का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं हमारा कंपाउंड, दैट इज बोरिक्स। स्टार्ट करते हैं बोरिक्स, है ना। देखो बोरिक्स क्या होता है, Na2B4O7.10H2O इज कॉल्ड बोरिक्स। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आता है क्वेश्चन कि कितनी बॉन्डिंग्स हैं, तो कैसे इसको ड्रॉ करना है। देखो ध्यान से देखो, आप एक क्या करोगे, 4B यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, सबके बीच में एक एक O लगा दोगे, हर बोरोन के बीच में एक एक O बॉन्डिंग के साथ इनको कनेक्ट कर दोगे। एक बार बनाओगे याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सब पे OH लगा दोगे, सब पे OH लगा दोगे, बस ये बन गया ये हमारा स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये, कि ये तो ये हो गया, क्वेश्चन आएगा BOB बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, मतलब B के साथ BOB से BOB भी आ सकता है, B का OH के साथ कितने बॉन्ड्स है ये भी आ सकता है। तो B के OH के साथ कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 है। O वाले कितने हैं, BOB वाले 1 2 3 4 5। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आता है, इसमें कितने टाइप के हाइब्रिडाइज्ड बोरोन है। देखो ये कितना है, 1sp3 है ना, और ये वाला क्या है, sp2। ये मैंने बताया ना, आपको करना सिखाया पिछली क्लास में भी। ठीक है, तो ये आता है कि इसमें कितने तरह के बोरोन है, हाइब्रिडाइज है, एक sp2 एक sp3, और यहाँ के नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अभी हमने बोरिक एसिड पढ़ा H3BO3, उसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं POH3 का होल ट्वाइस। जब इसमें बेस डालते हैं, वो बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो हमें मिलता है बोरिक्स। चाहे NOH डाल दो, चाहे Na2CO3 डाल दो, वी गेट बोरिक्स। मेन आता है इसका एप्लीकेशन पार्ट। एक तो ये बफर सोल्यूशन की तरह यूज होता है, इट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ ज्वेलरीज, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब बोरिक्स बीट टेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरिक्स बीट टेस्ट किसके लिए यूज होता है, जो कि कलर्ड ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है, होता क्या है, पहले जैसे कि बोरिक्स था, उसे 100 डिग्री पे आपने हीट किया, 5 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन वो निकल जाता है, 5 बचते हैं। फिर आपने फर्दर हीट किया, पूरी तरीके से वाटर निकल जाता है, Na2B4O7। फिर आपने उसको फर्दर हीट किया, NaBO2 प्लस B2O3 निकल जाता है। अब जो भी मेटल, फॉर एग्जाम्पल एक मेटल था जिसमें आपने ये बोरिक्स डाला था, और आप इसे हीट कर रहे हो,
इसके बाद वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसे बोलते हैं MbO2, ठीक है। ये जो मेटल बनता है इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ क्रोमियम, हमने क्रोमियम का सोल्यूशन ले रखा था, उसमें मैंने बोरिक्स डाला, ठीक है। आपने ये डाला तो हमें जब ये हीट करने के बाद ग्रीन कलर मिला तो हमें कैसे पता चल जाएगा इसमें क्या है, क्रोमियम है। ब्लू कलर मिला तो हमारे दो होते हैं मेटल, कोबाल्ट और कॉपर, और उसके बाद फर्दर यूनिट्स होती है जिनसे हम फर्दर टेस्ट करते हैं। तो बोरेक्स स्पीड टेस्ट से हम किसके लिए यूज करते हैं, वो कलर्ड मेटल आयंस, ठीक है। तो बस इतना सा इंपॉर्टेंट है बोरेक्स में, ठीक। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर बोरेन्स। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हायर बोरेन्स के बारे में पढ़ना, डीकैपिंग एसिडिटी के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ बोरेन्स, मैंने बताया था कि दो इंपॉर्टेंट थे, बट क्लासिफिकेशन तो एक बार आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता है क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो, क्लैडो, ठीक है। इसको आप याद कैसे कर सकते हो, कल नहीं आना है, क सी क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, आना है का हाइपो, ठीक है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इन्हीं को हम बोल देते हैं फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स और स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स यहां से आते हैं। अभी एक एक चीज पता चलेगी, क्या लिखोगे, M+1, M+2, M+3, M+4, ठीक है, M+5, ये हो गया क्लेडो, ठीक है। एक होता है कंजेक्टो। कंजेक्टो क्या होता है, नॉर्मली इट इज मेनली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नीडो एंड क्लोजो, इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है, कंजक्टो। बट इनमें से कोई भी यूनिट हो सकती है कि दो कोई भी यूनिट्स को मिलाया तो आप कंजक्टो बना सकते हो, पर मेनली कौन सी कंबाइन होती है, क्लोजो और नीडो, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता था B12H12 2 नेगेटिव, हमें पढ़ा था, वो किसका आ गया, क्लोजो का, BnH2n 2 नेगेटिव। ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट, ये तो मैंने जस्ट फॉर योर नोट्स लिखवा दिया है कि N+4 ये होता है, N+6 एरेक्नो होता है, N+8, N+10, 2 के डिफरेंस में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। मेन है ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है, जैसे आपका ये क्वेश्चन आ गया B5H9, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये पूछ सकते हैं, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जा सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में बता दो कि B5H9 क्लोजो है, नीडो है, क्रोकनो है, हाइपो है, क्लैडो है, क्या है, ये क्वेश्चन आता है। इसी तरह कार्बोरेन्स में भी पूछ सकते हैं कि कार्बन डाला हुआ है, आप बता दो ये इनमें से कौन सा है, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कितने या पेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये अभी हम करेंगे, ठीक, ये बात समझ में आएगी, कल नहीं आना है, वंडरफुल ट्रिक, ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है कि BH कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, CH कितना करता है, H कितना करता है। मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स बनाता है। एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 1 2 3 1 2 3, तो ये कितने कंट्रीब्यूट करेगा, ऑब्वियस है ना, H के साथ तो कंट्रीब्यूट कर चुका है, अब वो बॉन्ड बना रहा है बोरोन और हाइड्रोजन के साथ, तो अब वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऑब्वियस है 1 2 3, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब अगर जहां पे CH लिखा होगा, CH कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3। अगर नॉर्मल सिर्फ कार्बन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बार के क्वेश्चन पेपर में आया था, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4, क्योंकि इसने किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। अब जैसे बोरोन, नॉर्मल बोरोन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ कंट्रीब्यूट हो रखा है, तो अब ये कितने दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो सिंपल बोरोन होता तो आप कितना ले देते, 3, पर अगर BH लिखा होगा तो कितना करेगा, 2। बात समझने वाली है बिल्कुल, ठीक है। H ऑब्वियस 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। अब अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें -2 दे रखा है, तो वो कितना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से ऐड, और अगर किसी में -1 लिख रखा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दे दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ठीक है। अभी डीकैपिंग पे आते हैं, पहले एक बार ये कर लेते हैं क्वेश्चन। और गाइस इसी को ना हम लोग वैदे रूल भी कहते हैं, मतलब ये जो आपका है ना M+1, M+2, M+3, इसी को हम वैदे रूल भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया जैसे यूजिंग वैदे रूल, तो आप
कंफ्यूज मत हो जाना, यही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के ऊपर, ये ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस करते हैं, फिर डीकैपिंग करेंगे। देखो B5H9 करना कैसे, देखो जितने बोरोन है ना, बोरोन कितने हैं 5, बस उतने हाइड्रोजन बोरोन के साथ लिख दो, ठीक है। कितने थे 5, यहाँ 5 लिख दिए, प्लस लगा दो। अब 9 में से 5 के कितना आ जाएगा अपना 4, तो 4H लिख दो, ठीक। बस इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जितने बोरोन है उतने हाइड्रोजन उसमें डाल के वो लिख लो, प्लस में जितने बच जाए वो लिख दो। हमें पता है अब BH कितना कंट्रीब्यूट करता है, BH हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गए मेरे स्केलेटन इलेक्ट्रॉन, या फिर इनको क्या बोल देते हैं फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि इस कॉम्प्लेक्स में फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स कितने या स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो बताओगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर पूछ लिया पेयर्स, तो आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा आपका कि ये हमारा है पेयर्स, मतलब इतने पेयर्स है, 7 पेयर्स है। अब क्वेश्चन आया कि अब मैम ये पूछा गया है कि ये बता दो, इसका क्लासिफिकेशन बता दो, इनमें से ये क्या है, क्लोजो है, नीडो है, रखनो, कैसे करना है। जितने बोरोन थे ना, बोरोन यहाँ पे कितने थे 5, तो उतने बोरोन में से इस टोटल को माइनस कर दो, 7 में से 5 गए, कितने आ जाता है 2, तो जितना आपने माइनस मतलब जितने बोरोन है वो होता है M। यहाँ जो ये M दे रखा था ना, ये M है नंबर ऑफ बोरोन, नंबर ऑफ बोरोन, ठीक। तो यहां नंबर ऑफ बोरोन कितने 5, तो ये तो मेरा हो गया 5। हमारे टोटल पेयर कितने 7, तो अब मैं इसमें कितना जोड़ूं कि 7 बन जाए 2, तो M+2। अब ये देखो M+2 कौन सा आता है, देखो मैं वहां नहीं देखूंगी, बताओ क्लोजो, कल नहीं आना है, M+1 M+2 क्लोजो नीडो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका नीडो। बात समझ में आई। अभी फिर करते हैं, जब सारा करेंगे क्वेश्चंस तब समझ में आएगा। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर इसको रब कर दूंगी, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अभी देखो ये है हमारे कार्बोनिल्स, इस पे कैसे अप्लाई करना है। पहले बोरोन उठाओ, कितने बोरोन है 10, उतने ही हाइड्रोजन उठा लो, BH का 10 प्लस, अब जितने कार्बन है उनके साथ कर दो, 2 कार्बन है और ये 2 हाइड्रोजन बचे थे, बस लग गया। अब देख लो BH कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 2, तो 10 2 ज़ा 20 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस कार्बन CH कितना करता है 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 26 इलेक्ट्रॉन्स। बट पेयर पूछेंगे तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा 13, है ना, 13 हो जाएगा ना, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है 13 इलेक्ट्रॉन। अब इससे पूछे क्लासीफाई करो कि ये क्लोजो है, नीडो है, क्या है। तो मैंने क्या बोला था कि जितने बोरोन होंगे, बट जो भी ब्रैकेट में होंगे आपको टोटल लेना है, तो 10 और ये 2 कितने हो गए 12। अब 12 में कितना ऐड करोगे कि ये 13 हो जाए 1, तो M+1, तो M+1 क्या होता है क्लोजो, इसका आंसर आ जाएगा क्लोजो। अब नेक्स्ट करते हैं 9। आप 9 में क्या करना है, जितने बोरोन है उतने हाइड्रोजन डाल दो, मतलब ये 9 है तो यहाँ पे ये हो गए 9 प्लस, अब कार्बन कितने हैं 2, ठीक है 9 10 11 टोटल हाइड्रोजन हो गए, पूरे हो गए। अगर मान लो नहीं होते, मान लो ये यहाँ पे 13 होता या 12 होता, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पे ऐड कर देते, ठीक है, यहाँ तो पूरा हो गया। -2 है तो मैंने क्या कहता 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देना, ये 2 कंट्रीब्यूट करता है, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 3 6 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 7 8 और 8 16 और 1 26 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 13 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे ये कितने 9 10 11, तो 11, बट 13 में कितना ऐड करोगे, तो अपना ये तो 11 है, 13 करने के लिए कितना करोगे M+2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर M+2, और M+2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा नीडो।
क्या हो जाएगा, नीडो। तो मतलब अगर ये दो कॉम्प्लेक्स है, ये गेट या नेट में 2004 या कभी भी आया हुआ था क्वेश्चन कि ये दो कॉम्प्लेक्स दे रखे थे, आपको बताना था, क्लासिफाई कर दो, मतलब ऐसा था क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइपो, ऐसे रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा क्लोजो, क्लोजो, नीडो रिस्पेक्टिवली, क्लोजो, नीडो रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन है, देखो सुनो इसको। यूजिंग वेदेस रूल द स्ट्रक्चर ऑफ B10, यही वाला है B10 C2H12 कैन बी प्रिडिक्टेड, द स्ट्रक्चर एंड द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ दिस। देखो स्ट्रक्चर क्या है, क्लोजो, ये मैंने अभी निकाला तो क्लोजो हो गया। अब आप कहोगे मैम आइसोमर्स कैसे बताएंगे, हमें पता है कार्बोरेन्स के मैंने आइसोमर्स बताए थे 3 होते हैं ना, ठीक है, तो वही आंसर इसका आ जाएगा, क्लोजो एंड आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 3, ऑर्थो पैरा मेटा, ऑर्थो पैरा मेटा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा गेट का क्वेश्चन है, गेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब वो बच गया C2B3H5, ये हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं C2B3H5। मैंने क्या कहा है, जितने बोरोन है उसको अंदर कर लो, BH, ये हो गए 3, और कार्बन कितने हैं 3, और सॉरी 2 है यहाँ पे ना, तो CH2, ये प्लस कर दो, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये कितना है 3 2 जा 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 6, प्लस ये कितना कंट्रीब्यूट करता है 3 3 2 जा 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन पेयर, 12 इलेक्ट्रॉन्स, और पेयर कितने हो जाएंगे 6, तो इसका सिर्फ पेयर्स पूछा हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 पेयर्स, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डीकैपिंग। क्या होता है डीकैपिंग? कुछ नहीं होता, रिमूवल ऑफ वर्टिसेस, मतलब जो भी फॉर्मूला आपको दे रखा है उसमें से वर्टिसेस निकाल दो। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, एक बोरोन एक हाइड्रोजन निकाल दो, BH की यूनिट निकाल दोगे, उसे हम बोल देते हैं डीकैपिंग। तो अगर मैं इसकी डीकैपिंग करूं, मतलब -BH, आपने एक BH निकाला तो ये क्या बच जाएगा, B6S6 2 नेगेटिव, बट क्योंकि आपने इसमें से BH निकाला, मतलब एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर दिए, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन और डालने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 4 नेगेटिव, ठीक। अब आपने एक और डीकैपिंग करा ली, -BH, मतलब जितने बार आप एक BH निकालोगे उतने बार आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि BH के कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब आपने इसमें से निकाला, क्या आया, B5H5 6 नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे तो 4 है, 5 6, यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं डीकैपिंग। अब क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बार CSI के नेट में आ जाता है, ये तीनों दे रखे होंगे, ये तीनों B7S7, B6S6, B5H5, आपसे क्वेश्चन ये पूछा होगा कि ये बता दो इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है या एसिडिटी का क्या ऑर्डर है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी हमने पढ़ा था बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्यों होता है, बिकॉज इट हैज़ इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। अब आप क्या कर रहे हो, हर में से BH की एक यूनिट कम कर रहे हो, मतलब इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल, आप उसमें से 2 यूनिट्स निकालते जा रहे हो, तो ऑब्वियस है उसके स्ट्रक्चर जो रिजिड था उसे आप कमज़ोर करते चले जा रहे हो, उसकी नींव को कमज़ोर कर रहे हो, और जितनी नींव को आप कमज़ोर करोगे तो ऑब्वियस ही बात है स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो एज वी डीकैपिंग करोगे, एज यू इंक्रीजेज द डीकैपिंग, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, ठीक है, लिखो डीकैपिंग और उसको इनवर्सली कर दो स्टेबिलिटी के। अब आपने कहा ठीक है मैम, स्टेबिलिटी तो इसकी कम हो जाएगी, अब एसिडिटी क्या होगी। अब सुनो, जैसे जैसे डीकैपिंग करी स्टेबिलिटी हो गई कम, वीक हो गया, बॉन्ड टूट सकता है बहुत इजीली। अब ये बात बताओ, जितना जल्दी बॉन्ड टूट सकता है उतना H पॉजिटिव निकालना भी तो आसान हो सकता है, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखोगे, कभी रट्टा नहीं मारोगे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन
ना कर पाना इज नॉट पॉसिबल। कॉन्सेप्ट कभी भी आप नहीं भूलते, क्रैम किया हुआ भूल जाते हो। कॉन्सेप्ट क्या था? इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर था, आप उसमें से BH यूनिट निकाल रहे हो, ऑब्वियस से रिजिडिटी कम कर रहे हो, स्टेबिलिटी कम कर रहे हो। तो डीकैपिंग बढ़ाने से स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस मतलब बॉन्ड वीक हो रहे, अब H पॉजिटिव देना इसके लिए आसान है, तो एसिडिटी इंक्रीजेस। तो डीकैपिंग से एसिडिटी तो इंक्रीज करती है पर स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर यही ऑर्डर मुझे इस पे लगाना होता, मान लो ये 1, ये 2 एंड ये 3, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है यहीं पे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो 1, 2 एंड 3 में, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है? 1, देन 2 एंड देन 3। और क्वेश्चन आ जाता है एसिडिटी में, तो एसिडिटी में जितने कम हाइड्रोजन्स मतलब जितने कम BH उतनी ज़्यादा एसिडिटी। ये हो जाता 3, देन 2 एंड देन 1। तो होप गाइस आपको ये जो है क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बोराजीन और STYS कोड को करेंगे और ये बोरोन फैमिली को फिनिश कर देंगे। होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।